तो गाइस वी आर लाइव। हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सेट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ सेट। बेसिकली सेट से अगर एक क्वेश्चन आना है ना, इसी टॉपिक से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा। और आपको इस टॉपिक से डेफिनेटली 1000% एक क्वेश्चन मिलने वाला है अपने एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर योर क्लास 11th। आगे अगर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, चाहे आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें भी ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और इसका नाम क्या है? वेन डायग्राम। क्या बेटा? तो स्टार्ट करें वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेन डायग्राम डिस्कवर किसने किया था? तो वेन डायग्राम वॉज डिस्कवर्ड बाय it was discovered by an English logician, John Venn. So it was discovered by an English logician John Venn. अभी होता क्या है इसके बारे से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशन मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ये जो आपने सेट्स पढ़े हैं, जितने भी सेट पढ़े हैं, इनके ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये करते हैं ना, वैसे ही सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं। उनका नाम क्या होता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो, एक सेट आपको दिया गया है, यू से डिनोट करा जा रहा है इसे, 1 2 3 अप टू 10। ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। इज द यूनिवर्सल सेट, इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके बाद एक सेट दिया गया है ए, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एक सेट दिया गया ए। तो अब इसमें मुझे बताओ, ए यू का सबसेट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर आ रहे हैं। दैट इज वाई ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ए एक यू का सबसेट है। अब आप जब भी वेन डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम के अंदर आप याद रखना, वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है? इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसे आप लिख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो वेन डायग्राम के अंदर एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की हेल्प से। जब भी आपको एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना है, आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक रेक्टेंगल की हेल्प से करोगे। एक सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कोई भी सेट हो, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल्स, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। एंड हम सेट किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, आपको बस ये दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखेंगे, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। तो अब आ जाते हैं अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। जैसे हमने क्या लिया था? यू लिया था हमने 1 2 3 अप टू 10। ए क्या लिया था हमने? ए लिया था हमने 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको इसे वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप? पहले एक रेक्टेंगल बनाओ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट। ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ए बनाना है। ए इसके अंदर ही आएगा टेक्निकली। ए आपने बना दिया यहाँ पे, ये ए बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर किसी को भी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, क्या कैसे करेंगे? देखो, सर्कल के अंदर क्या क्या आएगा? सर्कल के अंदर आएगा 1 से लेकर 5 तक, जो भी है 1 2 3 5, ये सारे एलिमेंट सर्कल के अंदर आ रहे हैं, है ना? और सर्कल के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली ए के अंदर आ रहे हैं, यू में भी आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो सर्कल है ये यू का ही तो पार्ट है, ओवरऑल रेक्टेंगल का ही तो पार्ट है। तो इसका मतलब
ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बच गए, जैसे 6 7 8, 6 से लेकर 10 तक, वो कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे यहाँ बाहर वेकेंट स्पेस में, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेन डायग्राम को। अब मैं एक और इलिस्ट्रेशन लेता हूँ, ये थी इलिस्ट्रेशन 1। इलिस्ट्रेशन 1, एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं, सेकंड इलिस्ट्रेशन। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 10, वही सेम यूनिवर्सल सेट है। ए क्या दिया गया है? ए भी सेम ही है, 1 2 3 4 एंड 5, यहां तक दिया गया है। इसमें एक और सेट दे दिया आपको बी। बी क्या दिया हुआ है? 4 और 6, 4 और 6। अब इसे आप मुझे एक बात बताओ, ए किस किस का सबसेट होगा? यू का, बी का? ऑब्वियसली ए यू का सबसेट होगा। बी किसका सबसेट होगा? यू का होगा, और यू का ही होगा। बी ए यू का सबसेट हो गया, बी यू का सबसेट है, बट बी यू ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है बी ए का सबसेट? बिकॉज 4 तो प्रेजेंट है, 4 तो प्रेजेंट है ए के अंदर, बट 6 प्रेजेंट नहीं, 6 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। अब आप इसे अगर बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, बना दिया आपने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ए को डालोगे, ये है ए, ये ए का सर्कल है। अब हमें इसके साथ बी का सर्कल भी बनाना होगा, तो जब भी आप एक वेन डायग्राम के अंदर दो सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सर्कल्स इसी तरह बनाने होते हैं जैसे मैंने अभी बनाया। ठीक है, दो सर्कल हमेशा ओवरलैप करते हुए आपको बनाने हैं। ऐसे ही अगर मान लो 3 सेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे सर्कल बनाने हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, इसका केस आगे देखेंगे। अभी हमने किस किस के बारे में बात कर ली? अभी हमने एक सेट की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं 2 सेट्स की, उसके बाद हम 3 सेट्स की बात करेंगे। तो अभी 2 सेट वाला केस देखते हैं। इसके अंदर अगर मुझे वैल्यूज पुट करनी है 1 से लेकर 10 तक वेन डायग्राम के अंदर, तो क्या कहाँ कहाँ पुट करूंगा? देखो, सबसे पहले तो आपको ये पार्ट फिल करना होता है जो कॉमन आ रहे हैं ए और बी में। तो आप बताओ ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला, ये होता है ओनली ए, ओनली ए। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं आ रहे। तो क्या क्या एलिमेंट्स बचे इसके अंदर? इसके अंदर बचा 1 बचा, 2 बचा, 3 और 5, 1 2 3 एंड 5। अब अगर हम ए को कंप्लीटली देखेंगे, 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट आ गए। ए और बी वाले पार्ट में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद ओनली ए में क्या पार्ट आ रहा है? 1 से लेकर 5 तक एक्सक्लूडिंग 4। ठीक है, अब बी में क्या आएगा बताओ? ओनली बी के अंदर यहाँ पे 6 आएगा। ओके, अब बताओ बाहर वेकेंट स्पेस में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 तक हो गया। बाहर वेकेंट स्पेस में क्या क्या आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। तो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया, अब इसके ऊपर पढ़ते हैं इसके ऑपरेशंस। तो अब हेडिंग डाल दो, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो इसमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या आता है? फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट होता क्या है? जैसे मान लो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए फिर एक यू वाला सिंबल देन बी। यूनियन ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन वाला सिंबल यू देन बी, ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ये होता क्या है? इट कंटेन्स द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट कंटेनिंग all the elements of A and all the elements of B। ये तो हमने वर्ड में, ठीक है, एक काइंड ऑफ डेफिनेशन हमने समझ ली। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखते हैं। तो एग्जाम्पल 12 आपकी बुक में दिया हुआ है इसका।
एग्जाम्पल 12 में क्या लिखा है, लेट ए इक्वल्स 2 4 6 8 एंड बी इक्वल्स 6 8 10 12। तो फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। ए दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी एक सेट होगा जो ए के भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा और बी के एलिमेंट्स भी कंटेन कर रहा होगा, ए के भी बी के भी। तो उस केस में क्या सेट बनेगा, ए के सारे एलिमेंट डाल दो 2 4 6 8 और अब बी के भी सारे एलिमेंट डाल दो। बस बी के वो एलिमेंट छोड़ देना जो ऑलरेडी आ चुके हैं सेट में, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने फर्स्ट क्लास में, कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 6 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं लिखना। तो आपको क्या लिखना है, बस 10 और 12। अब ये बन गया यूनियन। अब इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा सेट है जो ए के भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है और बी के भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ये क्या होगा, ए यूनियन बी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल्स ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल्स ए आई यू। तो हमें शो करना है, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स ए, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स ए। तो यहां पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली ए यूनियन बी निकाल दो। ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, ए ई आई ओ यू ही आएगा। तो इसमें पहले आप क्या करो, अगर आपको निकालना होता है पहले ए वाले के एलिमेंट ही डाल दो इसके अंदर सारे, ए ई आई ओ यू। अब बी में देखो, बी में कोई ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं आया, कोई भी नहीं है, सारे आ गए। तो इसका मतलब ये बी के भी सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, विच मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना क्या चाह रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ही बता दी। क्या प्रॉपर्टी बता दी, वो प्रॉपर्टी आप लिख लो, वैसे बुक में आपकी दी नहीं है बट फिर भी लिख लो। प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी, ये बी आते हैं। अगर ए बी का सबसेट है और हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो उनमें से जो बड़ा सेट होगा ना वो आ जाता है। क्या आपको समझ आया, मैं एक बार बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ए है 1 2 और बी है 1 2 3 4 5। अब इस केस में साफ पता चल रहा है ए सबसेट है बी का। ए सबसेट क्यों है बी का, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। तो अब आप इस केस में अगर यूनियन निकालोगे तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, बी ही तो आ जाएगा टेक्निकली, है ना, क्योंकि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट है ऑलरेडी। अगर हम बी के एलिमेंट ही लिख देंगे तो ए के एलिमेंट ऑलरेडी कवर हो गए हैं, तो हमें ए के एलिमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट है और ए यूनियन बी निकालना है तो उसमें बी ही आंसर आता है। या इसका उल्टा कर दो, बी ए का सबसेट है और अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए आता है आंसर। ठीक है, समझ आया, यही प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। इसमें देखो बी ए का सबसेट है, अब हमने दोनों का यूनियन निकाला तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 14 ऑफ योर बुक क्या लिखा है, लेट एक्स इक्वल्स राम गीता अकबर, ये नेम्स दिए। ठीक है, नेम का सेट है बेसिक। ठीक है, ये क्या है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, who are in the who are playing in school hockey team। तो x क्या है, x है सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड आर प्लेइंग इन स्कूल हॉकी टीम। वो क्लास 11 के स्टूडेंट भी हैं और स्कूल की हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं। कौन है, 3 बच्चे हैं, राम गीता अकबर। उसके बाद y क्या है, y भी एक सेट है, इसमें क्या क्या है, गीता डेविड एंड अशोक। ये किसका सेट है, ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th who are in school फुटबॉल टीम। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x यूनियन y।
एक्स यूनियन वाई आपको फाइंड करना है। तो देखो इसमें टेक्निकली इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, बट इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोई नीड नहीं थी, हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। इसमें क्या बोला है, एक्स क्या है, एक्स एक सेट है जिसमें क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल की हॉकी टीम में खेलते हैं, उनका सेट दिया है। उसके बाद वाई क्या है, वाई है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का ही सेट है जो स्कूल की फुटबॉल टीम के अंदर खेलते हैं। आपको अगर आप यहां से इस इंफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जो क्लास 11 से बिलोंग करता है और स्कूल की हॉकी टीम में भी है, फुटबॉल टीम में भी है, कौन है ऐसा बच्चा? ये काइंड ऑफ हमने क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाला, वो भी पढ़ेंगे आगे, बाकी ठीक है। अभी टॉपिक देखते हैं अपना। अगर इन दोनों केसेस में मैं यूनियन निकालूंगा, एक्स यूनियन वाई, तो क्या आएगा आंसर, एक्स को पूरा कॉपी कर दो, राम, गीता, अकबर, और अब वाई के वो एलिमेंट्स लिखो जो ए के एक्स वाले में कवर नहीं हुए। तो डेविड और अशोक कवर नहीं हुआ, गीता ऑलरेडी कवर हो चुका है, सो डेविड एंड अशोक, ये बनेगा सेट। विदाउट है यहां तक कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब देख लेते हैं इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ले लूं मैं, ये वाला ले लूं, गीता राम वाला, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने का ट्राई करूंगा, एक गीता राम वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, तो सबसे पहले बनेगा यूनिवर्सल सेट, उसके बाद बनेगा सेट एक्स, और फिर बनेगा सेट वाई। अब बताओ सेट एक्स के अंदर क्या क्या आएगा, कौन कौन आएगा सेट एक्स के अंदर, राम, गीता, अकबर। सेट वाई के अंदर कौन कौन आएगा, गीता, डेविड, अशोक। अभी जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें कौन आएगा, गीता, इसमें गीता आएगी, मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो ओनली एक्स वाला पोर्शन है, इसमें कौन आएगा, राम आएगा और अकबर आएगा, आर और ए से डिनोट कर देते हैं, ए के से डिनोट। उसके बाद ओनली वाई के अंदर कौन आएगा, डेविड एंड अशोक, डी एंड ए एस, अशोक, ठीक है। अब अगर मुझे वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई रिप्रेजेंट करना है, तो वो कौन सा पोर्शन होगा, मैं शेड कर देता हूं उसे, ये होगा, रेड से शेड कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये एंड ये, समझ गए। ये जो राम और अकबर वाला पोर्शन है, इसको अगर हम नंबर 1 बोलते हैं, सिर्फ गीता वाला पोर्शन है इसको नंबर 2 बोलते हैं, और डेविड और अशोक वाला पोर्शन है इसे नंबर 3 बोलते हैं। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, मतलब ये पूरा पोर्शन, समझ गए, एक्स यूनियन वाई। मैं दोबारा बना देता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई। अब मुझे क्या डिनोट करना है, मुझे डिनोट करना है एक्स यूनियन वाई, मुझे डिनोट करना है एक्स यूनियन वाई, तो मैं पूरे को शेड करूंगा, ये पूरा, ये डिनोट कर रहा है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। समझ आया, यहां तक कोई डाउट है? ओके, आगे मूव करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वही कॉम्यूटेटिव लॉ, पढ़ा है ना बचपन में। देखो a + b, अगर a + b b + a के इक्वल हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है इस केस में, मतलब यह कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो अगर हम a यूनियन b निकाले या फिर b यूनियन a निकाले, दोनों केस में आंसर सेम ही आता है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, वो क्या है, अगर पहले हम a यूनियन b निकाले देन उसे c के साथ यूनियन निकाले, या फिर पहले हम b यूनियन c निकाले देन उसका a के साथ यूनियन करें, तो दोनों में आंसर सेम आता है, दोनों में आंसर सेम आएगा। सो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ, फाई क्या होता है, फाई होता है नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ए को हम फाई के साथ अगर उसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, ए आएगा, क्योंकि फाई क्या है, फाई का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाई मतलब एम्प्टी सेट, दो एलिमेंट, तो अगर हम उसके साथ उसका यूनियन भी लेंगे तो ए ही रिपीट हो जाएगा,
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको बस इतना याद रखना है, अगर किसी भी सेट का हम फाई के साथ यूनियन लेंगे, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट रिपीट होता है, मतलब ए ही आएगा। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? अगर किसी भी सेट का उसके साथ ही हम यूनियन लेते हैं, किसी भी सेट का उसके साथ ही यूनियन लेते हैं, क्या आएगा? ए ही आएगा ऑब्वियसली, वही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। ए का ए के साथ यूनियन लेंगे, ए ही तो आएगा। इसे आप ऐसे सबसेट वाले लॉजिक से भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। अगर कोई भी सेट खुद का सबसेट है, हमने अब जस्ट अभी पढ़ा है, अगर किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन लेते हैं तो जो सुपर सेट है वो आता है, तो इस केस में क्या है, वही आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट। इनके पास नेम ऐसे ऐसे हैं, बाकी बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ऐसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ, अब देखो इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट को है ना जनरली हम यू से डिनोट करते हैं, बट जब इस टाइप का केस हो जाता है यूनियन के साथ हमें यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे कर देते हैं, इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा बताओ, अगर किसी भी सेट का मैं यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लूं तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा ऑब्वियसली, यूनिवर्सल सेट रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको। जैसे डायग्राम बनाया था हमने, ये क्या था? यूनिवर्सल सेट था, ये x है एंड ये y है। ओके, अब अगर मैं इस पे मान लो एक ही एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो एक ही सेट ले लेते हैं x, ये x है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब अगर मैं x के साथ यूनिवर्सल सेट का यूनियन लूंगा तो क्या आएगा? ये पूरा ही तो आ जाएगा बॉक्स। अब ये पूरा बॉक्स किसका है? u का ही है, यूनिवर्सल सेट का ही है, तो इसका मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, ये जो x है बेसिकली सबसेट ही तो है इसका, x सबसेट, इसका y यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही तो है, तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट के साथ उसका क्या ले रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं। तो अगेन सुपर सेट दैट इज यूनिवर्सल सेट, वो रिपीट हो जाएगा। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे इसका लॉ का नाम क्या होता है? लॉ ऑफ यू। एक बार सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। तो क्या प्रॉपर्टीज है? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है या लॉ कह सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। ए का यू के बी के साथ पहले यूनियन निकालो या बी का ए के साथ निकालो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट इज कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद पहले ए का बी के साथ यूनियन निकाल के सी के साथ यूनियन निकालो, या फिर पहले बी का सी के साथ यूनियन निकाल के ए के साथ यूनियन निकालो, दोनों में आंसर सेम आता है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, अगर फाई के साथ किसी भी सेट का हम यूनियन लेंगे, फाई के साथ, फाई मतलब नल सेट के साथ, तो क्या होता है? अगेन क्या आ जाता है? वही सेट, ए आ जाएगा एज एन आंसर। उसके बाद किसी भी सेट का उसी के साथ हम यूनियन लेते हैं तो वही सेट आ जाता है, ठीक है। लास्ट, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू क्या था? अगर किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, तो उसके इसमें यूनियन क्या आता है? यूनिवर्सल सेट ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन में मूव करें। यहां तक समझ आया? कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो होता क्या है बेसिकली, मैं अगर दो सेट्स लिखूं, द, पहले डेफिनेशन लिख लो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements which are common to both A and B। तो अगर हम कोई भी दो सेट हमें दिए गए हैं, हम उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो बेसिकली सेट क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या आएगा? उनका इंटरसेक्शन सेट आएगा, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आएगा। इसमें डायरेक्टली मैं एग्जांपल लूँ, इसे डिनोट कैसे करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी को डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे डिनोट करते हैं। क्यू होता है ना, उसे उल्टा कर दो बस। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 15।
कंसीडर सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। अच्छा, जो हमने अभी एग्जाम्पल 12 के अंदर सेट लिया था ना, वही इसके अंदर सेम करना है। उसमें हमें क्या निकालना है, हमने उस टाइम पे क्या निकाला था, यूनियन निकाला था, अब इंटरसेक्शन निकालना है सेम। मैं उसका दोबारा रिपीट करके लिख देता हूँ। तो क्या था, ए था 2 4 6 8 एंड बी क्या था 6 8 10 12, 6 8 10 12। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए आप देखो ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 6 एंड 8। तो इसके अंदर क्या आएगा, 6 और 8 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 60। इसमें हमें अगेन जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था AEIOU, एक सेट दिया गया है एंड नेक्स्ट सेट क्या दिया है AIU। इसमें बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, AIU। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी बना दी अगेन। क्या प्रॉपर्टी है, इफ A is a subset of B, if A is a subset of B then A intersection B, अगर यूनियन होता तो B के इक्वल आता क्योंकि B सुपर सेट है। अब इंटरसेक्शन पूछ लिया तो ये सबसेट के इक्वल आएगा, दैट इज A के इक्वल। अगर यूनियन है तो बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन है तो छोटे वाले सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, अगेन अब वो सीधा गीता वाला एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल 17 है। इसमें सीता गीता वाला एग्जाम्पल है, एक्स है राम ता एंड अकबर, वाई है ता डेविड एंड अशोक। अब इसमें बताओ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल होगा, गीता। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, गीता। कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं बस, दोनों में कॉमन आ रहा है गीता, तो गीता इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेन डायग्राम पे मैं दो सेट बनाता हूं, ए एंड बी। ये है यूनिवर्सल सेट अगेन, ये है सेट ए एंड ये है सेट बी। अब इसमें मैं इंटरसेक्शन देखूंगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये कौन सा रीजन आएगा, देखो ये जो रीजन है ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये है रीजन 1। उसके बाद रीजन 2 क्या है, ये पूरा है रीजन 2, और रीजन 3 क्या है, ये पूरा, ये है रीजन 3। तो बताओ रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में से ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रीजन 3, रीजन 3 होगा। और अगर मैं ए यूनियन बी का रीजन पूछता हूं, ए यूनियन बी का रीजन, वो क्या आएगा 1 + 2 + 3। समझ आ गया, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर इतना समझ आ गया तो इसके ऑपरेशंस देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। some properties of operation of intersection। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन कॉम्पिटिटिव लॉ, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, सो इट फॉलोज कॉम्पिटिटिव लॉ। सेकंड केस क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं पहले, फिर बाद में उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, या फिर पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल के बाद में उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, सो इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, अगर हम फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अगर हम फाई के साथ, तो क्या आंसर आएगा, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, एक में कुछ एलिमेंट्स हैं, एक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, दैट इज ए का अगर फाई के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर फाई ही आएगा, आंसर फाई ही आएगा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फाई।
एक बार लॉ ऑफ यू भी देख लेते हैं इस केस में। अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आएगा, ए। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ए आएगा। जिस जिस बच्चे ने ए बोला इसका आंसर, इसका मतलब आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, आगे के जितने क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ। भाई ये पूरा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा ना तो इसके बाद आपको समझ नहीं आने वाला वेन डायग्राम। ठीक है, समझ आ गया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है नाम इसका, बस आपको ये याद होना चाहिए अगर फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे फाई आएगा, फाई के और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेम सेट रिपीट हो जाएगा, दैट इज ए। ठीक है, उसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या था, किसी भी सेट का उसके साथ ही ऑपरेशन करना, दैट इज ए का ए के साथ ही हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा आंसर इसका, ए ही आएगा। ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन किया, दोनों में कॉमन क्या है, ए पूरा, ए आ गया, इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। के बाद लास्ट लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, देखो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूं बी यूनियन सी के साथ, इसमें हमने क्या किया, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मर्ज कर दिया। ए का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं बी यूनियन सी के साथ, तो ये किसके इक्वल आता है, पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी, देन यूनियन वाला साइन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन साइन है ये बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी, जैसे आप ऐसे नहीं करते थे ए इंटू बी प्लस सी करते हो, ऐसे करते हो ना, तो पहले क्या होता है ए इंटू बी, देन ए इंटू सी, देन बीच में प्लस वाला साइन आ जाता है। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ देन सी के साथ, और जो यूनियन वाला साइन था यहाँ आ गया, सेम लॉजिक है, समझ आया। इसे ही कहते हैं, इसको ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा बचपन में, इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो यहाँ भी लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो एक बार सारी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए नहीं, यूनियन के लिए भी रिवाइज करेंगे। तो यूनियन में क्या था, अगर ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, तो उसे क्या कहते थे, कॉम्पिटिटिव लॉ। सेम यहाँ पे होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट वाले में क्या है, अगर हम पहले ए यूनियन बी का आंसर निकालते थे फिर उसका सी के साथ यूनियन लेते थे, वो इक्वल आता था ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसमें भी इस इंटरसेक्शन में सेम रहता है, अगर पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ, आंसर सेम आएगा एज इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद अगर ए का फाई के साथ यूनियन लेते थे, क्या आएगा बच्चों बताओ, ए का फाई के साथ यूनियन लेते थे, क्या आंसर आएगा, ए आएगा। एक सेकेंड, ए का फाई के साथ यूनियन, हाँ ए आएगा। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब बताओ ए का फाई के साथ, छुपाऊं कैसे इसे, हाँ ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा, फाई आएगा। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पार्ट देख लो, ए आएगा, बस यही है। उसके बाद ए का ए के साथ यूनियन लेंगे या ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में ए ही आता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा है तो इसका आंसर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, एक सेट बनेगा, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, दूसरा सेट बनेगा, फिर दोनों सेट्स का यूनियन ले लो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ वेन डायग्राम्स दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है, दो के तो आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, दो में तो आप कुछ भी कर लोगे। देखो मान लो आपको दे दिया दो सेट का एग्जाम्पल, ये सेट ए है ये सेट बी है, एक सेट ए है एक सेट बी है। अब मुझे बताओ अगर मैं ये वाला रीजन शेड करता हूं तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड बेटा, ए इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं ये पूरा शेड कर रहा हूं, रुको एक मिनट, हाँ मैं सिर्फ ये वाला शेड कर रहा हूं,
सेकंड रीजन, सेकंड रीजन है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको अभी के लिए आप ओनली बी बोल दो, बट आगे आप पढ़ोगे ना ये बी माइनस ए है। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ोगे ना उसमें बी माइनस ए बोलते हैं। अभी पढ़ो, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे इसके बाद ये टॉपिक है। अभी के लिए आप इसे ओनली बी बोल सकते। ओनली बी का मतलब कि सिर्फ ओनली बी वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें ए वाले एलिमेंट सारे हटा दिए हमने, कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं थर्ड पार्ट शेड करूँ, ये वाला, ये थर्ड पार्ट है, ये बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली, ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे वही पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट भी है, ये बाहर वाला पार्ट भी होता है, तो अभी आगे देखेंगे। अब अगर मैं 3 सेट्स के लिए बात करता हूँ, मान लो अब मैंने 3 सेट्स बनाए। फर्स्ट वाले केस में क्या मैंने बनाया, ये बनाया मैंने, ये है ए। जब भी आपको 2 सेट बनाने हो हमेशा ऐसे ही बनाना, दोनों को ओवरलैपिंग बनाना। यह है सेट ए, देन ये है सेट बी, ये है सेट सी। अब मुझे बताओ अगर मैं बी यूनियन सी इसको डिनोट करना है मुझे, तो मैं इसमें क्या क्या शेड करना चाहूंगा। तो इसमें देखो ये 1 है, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स और ये है सेवन्थ। तो मुझे नंबर्स बताओ, नंबर्स में बताओ किस किस को मुझे शेड करना पड़ेगा। 1 2 3 5 6 और 4 छोड़ दिया, 4 भी आएगा। 1 2 3 5 6 4 ये सारे आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 4 भी आएगा। ए को छोड़ दो ना थोड़ी देर के, ए को इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर आप देखो तो बी और सी कैसे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहे, ऐसे करके ये बी है, ये सी है और ये बी है, ये पूरे शेड होने चाहिए ना दोनों। तो वही पार्ट तो हम शेड कर रहे हैं। अब वो हमारी गलती थोड़ी, इसमें ए का पार्ट भी शेड हो रहा है, वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, इसी केस में मुझे बताओ, ये तो हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर बताना उसका। ए इंटरसेक्शन बी 5 एंड 6, ठीक है सही है, 5 एंड 6। उसके बाद मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 4 एंड 5 होगा, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो इसे निकालने का तरीका क्या है, इसके 2 मेथड्स हैं। पहले बी यूनियन सी निकाल लो, बी यूनियन सी निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ए के बीच में, ए क्या क्या है 6 7 4 5, इनके बीच में कॉमन क्या क्या आ रहा है 4 5 6, तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली 4 5 6। और आप शेड करना चाहते हो तो ये पूरा, ये पूरा, ठीक है। अब आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करना है, कैसे करोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करोगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 5 एंड 6। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है 2 एंड 5। और क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ए इंटरसेक्शन बी 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, 2 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। तो 2 5 ये वाले का, तो बी यूनियन सी आना तो 4 5 6 ही चाहिए। इसमें देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आ रहा है 5 एंड 6, ठीक है। के बाद मैंने अच्छा गलत कर दिया, मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिखना था, मैंने बी लिख दिया गलत, है ना। यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी होगा ना, ए इंटरसेक्शन सी होगा यहाँ पे। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ रहा है 5 एंड 6, और ए इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या आ रहा है 4 एंड 5। अब दोनों का यूनियन लेंगे, क्या आएगा, रिपीट नहीं करना, बस 5 को रिपीट मत करो, तो 4 5 6 आ गए, सेम आंसर जो यहाँ पे आया सेम यहाँ पे आ गया। ऐसे करके आप वेन डायग्राम पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते। अब एक लास्ट बता दो, एक लास्ट बता दो बस, के बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ये है ए, तो नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बताओ। हाँ सही है, देखो ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ रहा है 5 एंड 6, ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है 4 एंड 5। अब दोनों का अगर यूनियन लोगे आप तो क्या आ जाएगा 4 5 6, वही है बेसिकली, वो मैंने दोबारा करके दिखा दिया। तो यहां तक है। अब इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े। अब हेडिंग डालो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये भी एक ऑपरेशन ही होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, दिस ऑर्डर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसमें a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर डिफरेंस ऑफ a माइनस बी निकाल रहे हैं या a माइनस बी कर रहे हैं b माइनस ए कर रहे हैं तो अलग अलग आंसर आएगा। तो पहला क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर, पहले a माइनस बी, तो ये क्या होगा a माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belong to A but not B, A but not B, इसका मतलब क्या होता है ओनली A, ओनली A भी बोल सकते हैं, मतलब A का एलिमेंट तो होना चाहिए बट B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओनली A का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल 18 बुक का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है इसमें, लेट A इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 एंड B इक्वल्स 2 4 6 8। आपको क्या फाइंड करना है, A माइनस बी एंड B माइनस ए माइनस बी एंड B माइनस ए फाइंड करना है। तो A माइनस बी बताओ क्या होगा, A माइनस बी अगर आपको निकालना है तो A के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दो एक्सेप्ट विच आर कॉमन इन B। तो आप देखो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, बढ़ जाएगा यहाँ से, 1 नहीं दिख रहा ना B में तो 1 डाल दो, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 नहीं आएगा, 3 दिख रहा है नहीं, 3 नहीं दिख रहा B में तो डाल दो, 4 दिख रहा है हाँ तो वो नहीं आएगा, 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा 5 आ जाएगा, 6 दिख रहा है 1 3 5 होगा A माइनस बी, A माइनस बी होगा 1 3 5। अब B माइनस ए निकालोगे तो B माइनस ए में सबसे पहले देखो B के सारे एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे एक्सेप्ट विच आर कॉमन इन A। तो 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, बस 8 है जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा, एक सिंगलटन है ये, बताया था ना सिंगलटन मतलब अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। तो आपने यहां से प्रूव भी कर दिया टेक्निकली, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जैसे हम यूनियन में पढ़ते हैं a यूनियन b इक्वल्स बी यूनियन a, और इंटरसेक्शन में भी पढ़ते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल्स b इंटरसेक्शन a। ऐसा डिफरेंस में नहीं होता, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स ऐसा ऑपरेशन है जो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में क्या करते हैं, एक सेट दिया हुआ है V, वो क्या है ए ई आई ओ, वॉवल्स का सेट है। दूसरा सेट दिया गया है B, ये है ए आई के यू। तो आपको इसमें क्या निकालना है, V माइनस बी देन B माइनस बी, पहले V माइनस बी निकालना है देन B माइनस बी निकालना है। B माइनस बी कैसे निकालोगे, V के सारे एलिमेंट कॉपी कर दो एक्सेप्ट दोज विच आर कॉमन इन B। तो A कॉमन है, E कॉमन नहीं है, E डाल सकते हो, I कॉमन है, U कॉमन नहीं है, U कॉमन है, O भी कॉमन नहीं है, E और O ही आएगा बेसिकली। अब B माइनस बी क्या होगा, B के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट विच आर कॉमन इन V। तो A कॉमन है, I भी कॉमन है, K कॉमन नहीं है, K आ सकता है, U भी कॉमन है। ऐसे आता है डिफरेंस। इसमें भी आप देख सकते हो V माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं सेम इसका 19 वाले में इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट V है और ये सेट B है, ठीक है। अब ये बताओ दोनों में कॉमन वाले रीजन में, दैट इज इंटरसेक्शन वाले रीजन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए आई यू आ गया। अब ओनली V वाले रीजन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए आई यू डाल दिया तो E और O आ जाएगा ना, और ओनली B वाले में क्या क्या आएगा, ओनली K आएगा। आप यहां से प्रूव भी कर सकते हो, देखो V माइनस बी क्या है टेक्निकली, V माइनस बी है रीजन ओनली V वाला, ओनली V दैट इज ये वाला रीजन, इसे 1 बोल दूं शेड करके,
उसके बाद अगर मुझे बी माइनस वी देखना है तो ये कौन सा रीजन है, ओनली बी वाला, दैट इज के वाला जिसमें के आ रहा है, मतलब इसे रीजन 2 बोल सकते हैं, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। समझ आया, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहां तक अभी ओवर करते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज में मूव करेंगे और इसके डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम के वो अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है आपको, जितना भी पढ़ाया है मैंने सारा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,